तो अपन अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अभी तक की जो फिजिक्स थी, खासकर जो अपन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट सीख रहे थे, उसमें क्या क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना? तो पहले जो माना जाता था, पहले का जो फेनोमेना था, उसमें ऐसा मानते थे कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं फिजिक्स, है ना? बहुत टाइम तक दो डिफरेंट ब्रांचेस की फॉर्म में स्टडी किया जाता था, इलेक्ट्रिसिटी अलग, मैग्नेटिज्म अलग। बट आगे चल के पता चला कि ये दोनों आपस में रिलेटेड है, और जो पहली बार इनके बीच का कोरिलेशन एस्टेब्लिश हुआ था, वो एस्टेब्लिश हुआ था ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से। ओर्स्टेड ने अपने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था, यानी लैब में नहीं, वो अपने लेक्चर में प्रैक्टिकल ले रहा था। तो उसकी रीडिंग उसने ऐसा एक्सपीरियंस किया कि करंट कैरिंग वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होती है ना? तो सबसे पहले ओर्स्टेड ने बताया था कि देयर इज मैग्नेटिक इफेक्ट एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग वायर। ठीक, देयर इज मैग्नेटिक इफेक्ट एसोसिएटेड विद करंट कैरिंग वायर means electric and magnetic phenomena are not entirely different, they are related। ठीक, फिर उसी के कुछ दिनों बाद पैरेलली एक एक्सपेरिमेंट दूसरे साइड हो रहा था, जिसमें फैराडे और हेनरी ने किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये एस्टेब्लिश किया था कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप की जा सकती है। तो ओर्स्टेड ने कहा था कि करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड होती है, और उधर फैराडे और हेनरी ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था कि मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। इसे हम ईएमआई के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ से पूरी तरह एस्टेब्लिश हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से रिलेटेड है। ये दो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस नहीं है, बल्कि एक ही ब्रांच है। तो ये पूरा जो होता है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब दे आर स्टडीड टुगेदर, है ना? तो अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट कैरिंग वायर का भी मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, उसके बारे में अपन स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले इसकी डिस्कवरी किसने की थी? ओर्स्टेड, है ना? It was discovered by Oersted in his experiment। कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट में सिंपल ये किया था कि वो एक वायर का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ऐसा समझो, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में सिंपल इतना सा हुआ था कि वो अपने क्लास में एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे सर्किट से रिलेटेड, है ना? और इसके पास ना यहाँ एक कंपास रखा हुआ था। कंपास इज मैग्नेटिक नीडल, कंपास इज मैग्नेट, कंपास रखा हुआ था। तो जैसे जैसे इसमें करंट फ्लो हुई, या इसमें जब करंट चेंज हो रही थी, जब तक इस वायर में करंट फ्लो हो रही थी, कंपास में डिफ्लेक्शन था। देयर वाज डिफ्लेक्शन इन द कंपास। कंपास इज व्हाट? कंपास इज सिंपली अ मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल। तो इस करंट के कारण ही कंपास में डिफ्लेक्शन था। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर की मैग्नेटिक फील्ड थी। क्यों थी? क्योंकि हम कहते हैं ना कि सेम टाइप्स ऑफ फील्ड इंटरएक्ट ईच अदर। क्या कहा मैंने? सेम टाइप्स ऑफ फील्ड interact each other, interact with each other। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसी पे फोर्स लगेगा जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण उसी पे फोर्स या टॉर्क लगेगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण उसी पे फोर्स या टॉर्क लगेगा जिसकी ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो कहते हैं सेम टाइप्स ऑफ फील्ड ही आपस में इंटरेक्ट कर सकती हैं। अभी तक हम ऐसा जानते थे कि सर्किट, करंट, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है, और मैग्नेटिक कंपास मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। तो ये आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते थे, बट ये इंटरेक्ट कर रहे थे। इसका मतलब इस करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ आसपास कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई होगी, है ना? तो यहीं से ये बात दिमाग में आई, और फिर लोग इस एक्सपेरिमेंट में लग गए कि करंट कैरिंग वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है। ठीक, फिर यहाँ पे मैं एक बात बता, एक चीज तो ये ध्यान रखना है कि सेम टाइप की फील्ड्स ही आपस में इंटरेक्ट करती है। इंटरेक्ट करने का मतलब exert force on each other, exert force on each other। सेम टाइप की फील्ड ही एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं, मतलब एक दूसरे पे फोर्स लगा सकती है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखेंगे, है ना?
ये आगे चल के धीमे धीमे मिलता जाएगा, बट एक बात मैं यहाँ पे यही बता देना, इंपॉर्टेंट याद रखना। अगर एक चार्ज रेस्ट पे है, रेस्ट चार्ज कैसा है, अगर एक चार्ज रेस्ट पे है मतलब एक चार्ज है प्लस क्यू और वो रेस्ट पे है मतलब उसकी वेलोसिटी 0, इसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और इस पे सिर्फ फोर्स किसका आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। करंट कैरिंग वायर, करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और इसमें मान लो मैं कह रहा हूँ कि आई करंट फ्लो हो रही है, इसकी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर इफेक्टिवली न्यूट्रल होता है, जितना चार्ज एंटर हो रहा है उतना ही चार्ज बाहर जा रहा होता है, सिर्फ वो चार्जेस मूव कर रहे होते हैं, तो इसके कारण कोई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो इस पे फोर्स भी किसका लगेगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का लगेगा। मैग्नेट, मैग्नेट, मैग्नेट की कौन सी फील्ड होती है भाई, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट की कौन सी फील्ड होती है, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड। फोर्थ, मूविंग चार्ज, मूविंग चार्ज, एक चार्ज मूव कर रहा हो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कैसे मूव कर रहा हो चार्ज, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, एक चार्ज हो जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है एंड इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी होती है। एक मूविंग चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, अगर वो नेट चार्ज है, कोई नेट चार्ज पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी v से, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती है। एंड लास्ट इज एक्सेलरेटेड चार्ज, एक्सेलरेटेड चार्ज, अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है, इसकी भी, क्योंकि मूविंग चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर एसोसिएटेड। तो एक जो एक्सेलरेटेड, एसोसिएटेड, क्या लिख रहा हूँ, एसोसिएटेड, कि जो एक एक्सेलरेटेड चार्ज होता है उसकी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तो होती ही है, साथ साथ ही वो एक ईएम वेव की फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करता है ना। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं ये अपने को ध्यान रखने हैं, ये जो पॉइंट्स मेरे सामने लिखे हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। आपने पहला तो सीख ही लिया है कि रेस्ट चार्ज जो होता है उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरा तीसरा चौथा अपन अभी सीखने वाले हैं, जब कोई करंट कैरिंग वायर है तो उसकी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेट की सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी, मूविंग चार्ज की इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, एक्सलेटेड चार्ज की इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड होती है, साथ साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है। बेटा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, लेकिन थर्ड, सेकेंड और फोर्थ में अंतर ये है कि फोर्थ वाले में नेट चार्ज है Q, लेकिन वायर पे कोई नेट चार्ज नहीं है, देयर इज नो नेट चार्ज इन द वायर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तभी होगी जब नेट चार्ज होगा, है ना। एक मैं बोलूँ एक मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज पे टोटल चार्ज क्या है, प्लस क्यू, तो उसके कारण उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि वो मूव कर रहा है इसलिए उसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर मैं वायर की बात करूं तो वायर पे कोई नेट चार्ज नहीं है, इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, है ना। और चार्जेस मूव कर रहे हैं इसलिए मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू मोशन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू टोटल चार्ज, तो वायर पे टोटल चार्ज नहीं होता इसलिए उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, चीज ध्यान रखनी। इन सब सोर्सेस की फील्ड सीख गए कौन से नेचर की फील्ड होती है, और हमें ये पता है कि सेम टाइप की फील्ड ही आपस में इंटरेक्ट करती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि विल दे exert force on each other, exert force on each other, क्या एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, है ना। जैसे पहला मैं आपसे कहूं कि करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है, दूसरा एक करंट कैरिंग वायर के पास एक चार्ज
मूविंग है ना। तीसरा एक मैग्नेट है और इसके पास एक चार्ज रेस्ट पे रखा हुआ है। और चौथा एक मैग्नेट है और इसके पास एक चार्ज मूव करता हुआ रखा हुआ है ना। तो मैं आपसे पूछूं इस पे किस किस केस में फोर्स आएगा, तो आप सोच के देखो, इसकी सिर्फ बी होती है और इसकी सिर्फ ई होती है, तो इनके बीच नो फोर्स, इनके बीच कोई फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर की सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है और स्टेशनरी चार्ज की सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। सेकेंड केस में इसकी सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होती है और इसकी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगी, तो देयर विल बी फोर्स, देयर विल बी फोर्स। तीसरे में इसकी कौन सी फील्ड, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी कौन सी फील्ड, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, नो इंटरेक्शन, इन पे आपस में कोई फोर्स नहीं लगेगा। इसकी कौन सी फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इसकी कौन सी फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, इसका मतलब इनके बीच फोर्स लगेगा, है ना। सेम टाइप्स की फील्ड ही आपस में इंटरेक्ट करती हैं। जल्दी लिखिए। तो जैसे ही ओर्स्टेड के एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि करंट कैरिंग वायर की भी मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो जैसे ही इस फेनोमेना के बारे में पता चला, तो लोगों का काम होता है उसकी वैल्यू निकालना, तो लोग लग गए उसकी वैल्यू निकालने कि भाई इसकी वैल्यू होती क्या है। पूरी दुनिया में एक्सपेरिमेंट्स की जाने लगे और जो सबसे पहली बार सक्सेस मिली वो मिली बायोसेवर्ट को। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने एक करंट, छोटे से करंट के कारण, वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करी। ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, इसको बोलते हैं बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट लॉ, कई बार इसको शॉर्ट फॉर्म में BSL भी बोल देते हैं, बायोसेवर्ट लॉ। बायोसेवर्ट ने क्या कहा था, ध्यान से सुनिए, कि पूरे वायर की बात इसने नहीं की थी। मान लो एक वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो इस वायर का एक छोटा सा हिस्सा, इसको इन्होंने नाम दिया था करंट एलिमेंट। क्या नाम दिया था इन्होंने, करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट मतलब एक छोटा सा वायर ना, जिसमें आई करंट फ्लो हो रही है और इसकी लेंथ कुछ dl है। आई इज द करंट और इसकी लेंथ कितनी है, dl, करंट एलिमेंट। इसके कारण यहाँ पे एक पॉइंट P है जो कि इस करंट एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में r डिस्टेंस पे है। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ द P इज द टेस्ट पॉइंट, P इज द टेस्ट पॉइंट। तो P जो टेस्ट पॉइंट है, जो करंट एलिमेंट्स आइडियल से r डिस्टेंस पे है, उस पे मैग्नेटिक फील्ड उन्होंने प्रैक्टिकली कैलकुलेट की थी और उन्होंने कहा था कि जो dB है, dB, dB इज, B stands for magnetic field, B stands for magnetic field। तो dB क्या है, करंट एलिमेंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड। तो इन्होंने कहा था ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये आइडियल के प्रोपोर्शनल है, ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। व्हाट इज थीटा, इनके बीच का एंगल ना, डीएल और आर के बीच का एंगल। और इन्होंने कहा था ये आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है। इन सबको कंबाइन किया गया तो एक कांस्टेंट भी आया था। तो डीवी का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। This is Biot-Savart law in scalar form. This is Biot-Savart law in scalar form. Scalar form. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई अपने इस चैप्टर का कांस्टेंट है, जैसे वहां 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था। इसकी वैल्यू आती है 10 रेज़ टू पावर -7। अब इसको SI यूनिट्स लिख लीजिए, SI यूनिट्स। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज 10 रेज़ टू पावर -7। ये जो लॉ है ना, इट इज एनालॉगस टू कुलम्ब्स लॉ इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जैसा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुलम्ब्स लॉ होता था, वैसे यहाँ बायोसेवर्ट लॉ होता है। अगर एक छोटा सा करंट
एलिमेंट है जिसमें आई करंट जा रही है, जिसकी लेंथ dl है, तो इससे r डिस्टेंस पे फील्ड का फॉर्मूला होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। थीटा क्या है, तो जो करंट एलिमेंट है, एक्चुअली ना इसको वेक्टर मान लिया जाता है बहुत जगह पे। ये करंट एलिमेंट वेक्टर, इसकी लेंथ के लॉन्ग, इसके और r वेक्टर के बीच का एंगल है, r वो डिस्टेंस है, i करंट है, dl उसकी लेंथ। ठीक, तो इट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये वैल्यू याद रखनी। ठीक, जल्दी से नोट कीजिए बायो-सेवर्ट लॉ इन स्केलर फॉर्म। बायो-सेवर्ट लॉ से पूरे वायर की फील्ड नहीं मिलती, किसकी फील्ड मिलती है, एक छोटे से करंट एलिमेंट की dl लेंथ की। पूरी फील्ड निकालने के लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना, वो आगे करेंगे। अभी अपन से बायो-सेवर्ट लॉ सीख रहे हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, इट इज द फंडामेंटल फॉर्मूला किसी टेस्ट पॉइंट पे फील्ड बताने का। ठीक है, आई होप सबने लिख लिया होगा। 10 सेकेंड और दे रहा हूँ। फिर ना इसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है, इसी लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है। और वेक्टर फॉर्म क्या होता है कि db वेक्टर इज इक्वल टू, बिल्कुल सब कुछ वैसा ही, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वो जो आई dl साइन थीटा था ना, उसको ऐसे लिखते हैं आई dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब। अब आप सोच के देखो कि dl क्रॉस r को जब मैं ओपन करूंगा तो क्या आएगा, dl इंटू r इंटू साइन थीटा और नीचे r क्यूब, सॉल्व होके वही आ जाएगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है वो dl क्रॉस r की डायरेक्शन में मिलती है। आपको दो वेक्टर का क्रॉस निकालना आता है तो वहां से अपन फील्ड की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। वैसे अपन फील्ड की डायरेक्शन निकालना अलग से सीखेंगे कैसे निकाली जाती है। कई बार आपको इस फॉर्म में लिखी मिलेगी, इसी को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, 4 पाई आई dl क्रॉस r कैप, मैंने एक r कंज्यूम कर लिया अपॉन r स्क्वायर, एक ही बात, 4 पाई dl क्रॉस r कैप अपॉन r स्क्वायर। r वेक्टर क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट, position vector of test point with respect to current element, करंट एलिमेंट के रिस्पेक्ट में, जिसको अपन मानते हैं विच इज सोर्स, विच इज सोर्स। वहां भी आपको अगर याद हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी आर वेक्टर क्या होता था, तो सोर्स के रिस्पेक्ट में टेस्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता था। यहाँ भी आर वेक्टर वही है, पोजीशन वेक्टर ऑफ टेस्ट पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट विच इज सोर्स। किसका सोर्स, मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपन यही फिनिश कर रहे हैं, जल्दी से लिख लीजिए।